आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज एंड्स मे नॉट बी होलिस्टिक बट यू कैन यूज देम एज अ कंपास through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not। चलिए इन्हें देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमएसपी के बारे में बताकर कर सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोइंग सीजन से पहले कुछ क्रॉप्स की जो प्राइस होती है उसे सेट कर देती है। किसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के अकॉर्डिंग। इस तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज उन फार्मर से पूरी की पूरी क्वांटिटी को खरीद सकते हैं जो अनाउंस्ड कर दी थी उस प्राइस पर। इस तरह अगर फार्मर को मार्केट में रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल पा रही है तो उसके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि उसकी जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट खरीद सकती है। यह टॉपिक उस समय जब मेंस के अंदर पूछा गया था तो करंट अफेयर्स के अंदर था, इसलिए आप इंट्रोडक्शन के अंदर करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ को रिलेट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं और बताते हैं कि एमएसपी फार्मर्स को लो इनकम ट्रैप से कैसे बचाता है। सबसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं फिक्स्ड रेम्यूनरेशन का। इसका मतलब है कि फार्मर्स को मार्केट में जो प्राइस के अंदर इनस्टेबिलिटी आती रहती है उससे बचाया जा सकता है अगर पहले से ही प्राइस को फिक्स्ड कर दिया जाए। प्राइसेस अगर फिक्स्ड होंगी तो चाहे मार्केट के अंदर लो हो या हाई, उन्हें अपनी प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो मिल ही जाएगा। जब डिस्ट्रेस सेल होने से बच जाएगी, मतलब उन्हें अपनी प्रोड्यूस घाटे के सौदे में नहीं बेचनी पड़ेगी मार्केट में, तो उनके पास पैसे होंगे अगले जो भी हाई क्वालिटी सीड्स हैं उनको खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर वगैरह के रेंट देने के लिए उनके पास पैसे होंगे। यह चीज़ उन लोगों के लिए और ज़रूरी हो जाती है जो क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की है। एमएसपी एक तरह से बेंचमार्क का काम करती है प्राइवेट बायर्स के लिए। मतलब एमएसपी को सेंड कर दिया तो मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि मर्चेंट ने, मतलब जो खरीदने वाला है, अगर उसने एमएसपी से हायर प्राइस को ऑफर नहीं किया तो फार्मर अपनी प्रोड्यूस को गवर्नमेंट को बेच देगा। इस वजह से ये एग्रो कमोडिटी मार्केट के अंदर बेंचमार्क या एक एंकर की तरह काम करता है। अब ज़रूरी नहीं कि मार्केट में किसी भी प्रोड्यूस की प्राइस एमएसपी से हायर ही हो हमेशा, पर इतनी श्योरिटी तो आती है कि एमएसपी की प्राइस से ड्रास्टिकली लोअर नहीं होगी। एमएसपी फार्मर्स को इनडायरेक्टली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। घाटे के सौदे में अपनी प्रोड्यूस को ना बेचकर वह अपने पास कुछ सेविंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मिडिल मैन या मनी लेंडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, शुरुआत में जब एमएसपी की शुरुआत हुई थी तब एक ही क्रॉप से हुई थी, व्हीट से, और आज प्रेजेंट टाइम में मल्टीपल क्रॉप्स है जिनके ऊपर एमएसपी को अनाउंस किया जाता है। इसकी वजह से फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि डाइवर्स क्रॉप्स को वो उगा सकें, जिससे कि उनकी इनकम भी मैक्सिमम हो सके। इसी पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि आज के समय में मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है, जिसकी मदद से फार्मर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी क्रॉप को उगाना है। वह अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने फार्म साइज़ को, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एमएसपी को ध्यान में रखते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि वो उनमें से कौन सी क्रॉप को उगा सकते हैं। क्योंकि इस मेंस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव वर्ड सिंपल थे, यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो आपके पास रिलेटिवली फ्रीडम है कंक्लूजन को किसी भी तरह लिखने का। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दो तरह से इसकी कंक्लूजन को लिख सकते हैं। पॉजिटिव नोट पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिशें करी हैं जिसका फ़ायदा हुआ है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम है, योजना है, उसे मेंशन कर सकते हैं। और इसे आप नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा रिड्रेसल मैकेनिज्म लगाकर। फॉर एग्जांपल, एमएसपी का आइडिया अच्छा है लेकिन वो हर स्टेट में यूनिफॉर्म तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है।
इसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे कि 2022 में फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो एम है वो पूरा हो सके, और इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के बारे में हम बात कर रहे थे। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक अपैथी की हम डेफिनेशन बताएंगे। Bureaucratic apathy refers to the negative attitude or the indifference shown by the bureaucrats, permanent executive, towards their work or duties assigned to them, leading to common man's grievances. मतलब वह नेगेटिव एटीट्यूड ब्यूरोक्रेट्स का, जिन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इन लोगों को जब कोई काम दिया जाता है या जो इनकी ड्यूटी होती है उन्हें वह फुलफिल ऑनेस्टी से करने के बजाय इनडिफरेंट हो जाते हैं। मतलब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वह काम हो रहा है या नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉमन आदमी की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उस नेगेटिव एटीट्यूड को ब्यूरोक्रेटिक अपैथी कहेंगे। वैसे नाम से ही जाहिर होता है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिस्टम, और अपैथी मतलब सिंपैथी का अपोजिट, मतलब किसी भी तरह का दया भाव की भावना नहीं होना। आप सभी को पता होगा ब्यूरोक्रेसी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल बिल्डिंग के अंदर, तो उनका कॉमन लोगों के प्रति सेंसिटिव होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए अगर हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपैथी आ गई तो कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को डील करते हैं और देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक अपैथी की वजह से कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अनरिस्पॉन्सिवनेस टू पॉपुलर डिमांड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स की जो डिमांड्स होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उनके प्रति ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कूड़ा नहीं उठ पा रहा है या फिर सड़क पर गड्ढे हैं और उनको फिल करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी नहीं आया है, तो उसे हम अनरिस्पॉन्सिव कहेंगे। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, इग्नोर दी ह्यूमन एलिमेंट। अपने काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ह्यूमन एलिमेंट का होना, जो आपको सेंसिटिव बनाता है दूसरे इंसान के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई ओल्ड पर्सन है जो अपने प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी ओवरऑल कंडीशन को ना देखते हुए उसे बार बार चक्कर लगाने के लिए कह रहे हैं कि आज नहीं कल आइएगा। इस तरह से इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग होता है। काम ऑफिशियल है, पेपर्स भी चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है जो ऑफिशियल्स को नहीं भूलनी चाहिए। फिर आप बता सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के कारण रेड टेपिज्म इंक्रीज होता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है इतने सारे रूल्स, फॉर्मल रूल्स को बना देना, स्टैंडर्ड्स बना देना कि पूरा प्रोसेस ही रिजिड हो जाए। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और उसके लिए आपसे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए कहा जाए और साथ में कई तरह के प्रूफ देने के लिए कहा जाए। इस तरह आम इंसान परेशान तो होगा ही और साथ में करप्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे? पर्सन सोचेगा कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भरने के बजाय मैं खाली पैसे दे के काम करवा लूँ तो मैं मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहने से बच जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाती है कि कॉमन सिटीजन और उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, जबकि इन्हें पीपल्स पर्सन होना चाहिए। पर ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के कारण इनके अंदर अनएक्सेप्टेबल डिस्टेंस क्रिएट हो जाती हैं। फिर आप बचे हुए जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें बता सकते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स एरोगेंट हो जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अंदर इंडल्ज होते हैं और वह डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। फिर लास्टली आप लिख सकते हैं जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफ़ी देखा जाता है, दे फेल्ट दैट दे आर लॉ अनटू देमसेल्व्स। मतलब उन्हें लगता है कि वो पेपर्स के पीछे छिप सकते हैं, किसी भी लॉ को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जिससे कि जो भी उन्होंने गलत काम किया है उसे वो छुपा सकते हैं और कानून उन्हें कभी भी नहीं पकड़ सकता। इस तरह से आप काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हैं और फाइनली आप आंसर को कंक्लूड करने के लिए इसके अंदर कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स दे सकते हैं।
जैसे कि स्ट्रक्चर लेवल पे खुद ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हायरार्की मेंटेन की गई है, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाके साथ में बिहेवियरल लेवल पर चेंजेस लाने के लिए जो भी ऑफिसर्स हैं उन्हें वीकर सेक्शन की ज़रूरतों से सेंसिटाइज कराया जाए और जब भी वो कोई इनोवेटिव स्टेप लें तो उन्हें मोटिवेशन दिया जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी का सेंट्रल पार्ट है। अगर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए तभी ब्यूरोक्रेसी गोल सेंट्रिक, रिजल्ट स्पेसिफिक और पीपल ओरिएंटेड बन पाएगी। इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।